खबर तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में मैं आज जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है नागिन। 1954 ईस्वी में आई यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी और अपने समय की यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत हेमंत कुमार ने दिया था और इस फिल्म में मुख्य अभिनय प्रदीप कुमार और बैजयंती माला ने किया था। बैजयंती माला इस फिल्म के साथ ही हिंदी फिल्म में एक स्थापित अदाकारा बनी थी और इस फिल्म ने अपने समय में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। यह फिल्म दो जनजातियों की आपसी वैमनस्यता पर और उनके बीच के दो युवक और युवती के बीच के प्रेम पर आधारित है, जिसके प्रेम ने न सिर्फ इस धरती पर लाख थपेड़े से बल्कि स्वर्ग में भी इस प्रेम की परीक्षा हुई और खलनायक के तमाम खलनायकी के बावजूद न सिर्फ यह प्रेम परवान चढ़ा बल्कि इन दोनों कबीलों जो सांपों के विष का व्यापार करते थे उनके बीच भी मेल मिलाप हुआ गया था। और इस फिल्म में जो गाने थे वे उस समय के काफ़ी हिट गाने हुए थे। गलियां इन फिल्मों के गानों से गुलजार हुआ करती थी। आपको भी याद होगा इस फिल्म का एक गाना, मंडोले मेरा तंडोले मेरे दिल का गया करार रे, तेरी कौन बजाए बांसुरिया। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्मों में इस गाने को जब बजाया गया था तो आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि इस फिल्म में बीन का उपयोग किया गया था, लेकिन वस्तुतः इस फिल्म में बीन नहीं बजाया गया था बल्कि एक क्लॉडियन और एक हारमोनियम की मदद से इसके संगीत को तैयार किया था कल्याण जी और रवि ने। इसके अलावा अन्य कई गाने भी श्रुति मधुर थे। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा दर छोड़ के। और ऐसे 13 गाने इस फिल्म में थे। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म नागिन की कहानी की शुरुआत रागी कबीला के सरदार द्वारा अपने साथियों को नागी कबीले के विरुद्ध इस बात का आरोप लगाकर भड़काने और बदला लेने के लिए ललकारने से शुरू होता है कि 10 वर्ष पूर्व नागी कबीले वाले ने उसके द्वारा एकत्रित किए गए सांपों के विष को इनसे काफ़ी सस्ते में लेकर बहुत महंगे दामों में बेच दिया था और कहने के बावजूद भी उससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे। नागी कबीला अपने आप को अमीर और रागी कबीला को गरीब कबीला समझता है। ऐसे में इस बार होने वाले बसंत मेले में हम अपने नागों के इकट्ठा किए गए विष को खुद ही बेचेंगे और नागी कबीले वाले को सबक सिखाएंगे। रागी कबीले के सरदार की इस भड़काऊ बोली को नागी कबीले का एक आदमी छिपकर सुन रहा था और जैसे ही इसे सुनकर वह नागी कबीला में इस बात की सूचना देने के लिए जाने लगा, तभी रागी कबीला वाले ने एक तीर मारकर उसकी हत्या कर दी। नागी कबीले को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसके सरदार ने अपने साथियों को ललकारते हुए रागी कबीला से अपने आदमी की मारे जाने का बदला लेने की बात कहते हुए ललकारा। तभी इस कबीले के सरदार की बेटी माला, जिसकी भूमिका बैजयंती माला ने निभाई है, वह सामने आती है और अपने पिता से कहती है कि उसे बेटा नहीं तो क्या, मैं आपका बेटा हूँ और मैं जाकर रागी कबीले के सरदार के बेटे की हत्या कर इस बात का बदला लूँगी। इसके बाद माला धनुष और तीर तथा खंजर लेकर रागी कबीले के सरदार के बेटे सनातन, जिसकी भूमिका प्रदीप कुमार ने निभाई है, उसकी हत्या कर अपने कबीले के आदमी की हुई मौत का बदला लेने के लिए निकलती है। उधर रागी कबीले वाले आने वाले बसंत मेले के दौरान खुद ही नागों के विष बेचने की तैयारी के लिए नागों को पकड़ कर उसका विष निकालने के लिए जंगल में निकलते हैं।
सनातन अपना बीन बजाकर नागों को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहा होता है। नाग आते हैं, रागी कबीले के लोग उसे पकड़कर उसका विष निकालते हैं। इस बीन की आवाज़ जब माला के कानों में पहुंचती है तो वह मदमस्त हो नाग की ही तरह इस बीन के बजने की आवाज़ की तरफ खुद ब खुद खींचती चली आती है। वहां जाकर वह मंत्रमुग्ध हो इस बीन बजाने वाले को देख प्रेमासक्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इस बीन को बजाने वाला सनातन है तो वह पहले तीर मारकर उसकी जान लेना चाहती है, लेकिन उसके सारे तीर चल जाते हैं और सनातन अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाता है। फिर वह माला को अपने कबीले की सीमा के पास लाकर उसे अपने कबीले में चले जाने की बात करता है। माला यहाँ से आगे चल देती है और जल्दी ही अपने कबीले में पहुँचती है तो उसके पिता वहाँ काफ़ी चिंतित होकर अपनी बेटी से अचानक गायब होने को लेकर सवाल जवाब करते हैं। इस पर माला सारी घटना बता देती है। इसके बाद एक दिन वह फिर सनातन की हत्या के उद्देश्य से उस जगह पर जाती है जहाँ सनातन को सोया हुआ पाकर वह उसके ही चाकू को निकालकर उसकी हत्या करने का प्रयास करती है। इस बीच उसने जो वो कटार था वह सांपों के विष निकालने के लिए सनातन लेकर आया था। तभी सनातन जग जाता है और उसे जंगल की रीति बताते हुए कहता है कि हमारे कबीले में इस प्रकार से सोते हुए किसी की हत्या नहीं की जाती है। हाँ, अगर वह उसे मारना ही चाहती है तो अब वह उसे मार ले। लेकिन इस बात का माला पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अब उसका प्रेम सनातन पर उमड़ने लगता है। इसके बाद दोनों छिपते छुपाते मिलते लगते हैं। एक दिन जब माला सनातन से मिलकर वापस अपने कबीले में लौट रही होती है तभी बीच में उसकी मुलाकात प्रवीर, जिसकी भूमिका जीवन ने निभाई है, उससे हो जाती है, जो इस समय उसकी सहेलियों को छेड़ रहा होता है। प्रवीर की इस हरकत को देखकर माला सामने आती है और उसे ललकारते हुए खुद का हाथ पकड़ने के लिए कहती है। जैसे ही प्रवीर उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही वह एक कटार निकालकर उसके हाथ को घायल कर देती है। इसके बाद माला प्रवीर को दर्द से छटपटाते हुए छोड़ अपने घर चल देती है। प्रवीर इस बसंत मेले में शहर से यहाँ सांपों का विष खरीदने के लिए आया है। उसका मधुर संबंध नागी कबीला के सरदार के साथ है। जब वह नागी कबीला के सरदार यानी माल्या के पिता से बातें कर रहा होता है तभी माला वहां आ जाती है। माला को देखकर वह एक बार फिर से माला के संग शादी करने के लिए मन ही मन योजना बनाने लगता है। नागी कबीले का सरदार जब उसे रागियों को सबक सिखाने के लिए उसके विष को बर्बाद करने और सिर्फ नागी कबीले से ही विष खरीदने का वादा करने को कहता है तो प्रवीर इसके बदले में माला के साथ अपनी शादी का सौदा कर लेता है। रागी से बदला लेने के लिए नागी कबीले का सरदार प्रवीर के साथ इस सौदे को पक्का कर देता है और माला को प्रवीण के साथ मेला घूमने के लिए भेज देता है। बसंत मेला को देखने के लिए माला आई तो प्रवीर के साथ, लेकिन वहाँ वह उसकी आंख बचाकर सनातन के साथ इशारे ही इशारे में खरीदारी करती है और मेला घूमने का आनंद लेती है। इस बीच प्रवीर के इशारे पर उसके आदमी मेले में हंगामा कर रागी कबीले के सारे विष को गिरा देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इस बीच भगदड़ का फायदा उठाकर माला सनातन के साथ एक तरफ निकल जाती है और जब उसे खोजने के लिए प्रवीर माला के पिता के साथ आता है तब ये दोनों एक थिएटर में कलाकार बनकर दोनों को धोखा दे देती हैं। इसी क्रम में एक बार जब सनातन माला से मिलने के लिए उसके घर जाता है तब प्रवीर माला के पिता और अपने आदमी को भड़काकर निहत्थे सनातन को मारकर मरणासन्न कर देता है। सूचना पाकर सनातन के पिता यानी रागी कबीला के सरदार माला के पिता यानी नागी कबीला के सरदार के पास हमला करने के लिए पहुंच जाता है। दोनों के बीच जब बात मरने मारने की होने लगती है तभी माला सामने आ जाती है और सारी बातों को बताती है। इस पर सनातन के पिता कहते हैं कि सारी घटना जवानी में होने वाले प्रेम की वजह से हुई है, लेकिन इसमें जितना दोष उसके बेटे का है उतना ही दोष तुम्हारी बेटी का भी है। ऐसे में तुम अपनी बेटी को संभालो और उसकी शादी गांव की जगह शहर में ले जाकर कर दो और मैं अपने बेटे को संभाल लूँगा। इसके कान में माला के विवाह की ढोल और शहनाई की धुन नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। जब यह शर्त प्रवीर के समक्ष रखी जाती है तो प्रवीर गांव में ही रहकर अपनी शादी की बात करता है, लेकिन फिर बाद में नागी सरदार की बात मानकर शहर में ही शादी करने की बात स्वीकार कर लेता है। इस बीच शादी से पूर्व सनातन वेश बदलकर माला से मुलाकात करता रहता है, यहाँ तक कि एक बार जब सनातन और प्रवीर की आमने सामने भेंट हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि कौन अपनी चूड़ी माला को पहनाता है। इस क्रम में सनातन फिर प्रवीर के आदमी को
जो चूड़ी पहनाने के लिए जा रहा होता है उसे मार पीट कर रास्ते से हटा देता है और खुद उसका वेश धारण कर माला को चूड़ी पहना आता है। इस बात से प्रवीर का गुस्सा सनातन के प्रति और बढ़ जाता है। फिर सनातन एक बार एक साधु का वेश बनाकर माला से मिलने जाता है। यहाँ भी एक घटनाक्रम के दौरान प्रवीर सनातन को पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके साथ मारपीट करे, सनातन वहाँ से भागकर अपने कबीले में आने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद माला के पिता माला का हाथ पैर बांधकर उसे घर में छोड़ देते हैं और उस पर कड़ी निगरानी लगा देते हैं ताकि किसी भी स्थिति में वह सनातन से नहीं मिल सके। इस बात को जानकर सनातन अब माला से मिलने उसके घर आने की जगह उस शहर में जाता है जहां माला और प्रवीर की शादी होने तय हुई है। यहाँ जब वह एक थिएटर के बगल में बीन बजाना शुरू करता है तो सारे लोग उसके बीन को सुनने आते हैं और थिएटर खाली पड़ जाता है। तब थिएटर का मालिक उसके पास आकर प्रत्येक दिन 1000 रुपये में थिएटर में आकर बीन बजाने का सौदा कर लेता है। इसके बाद जब सनातन उस थिएटर में जाता है तो यह कहकर बीन बजाने से इनकार कर देता है कि पहले एक नागिन यानी खूबसूरत लड़की को लाओ तो जो उसके बीन पर नाच सके। ऐसी लड़की की तलाश में वह थिएटर वाले को माला के घर भेज देता है। वहाँ जब थिएटर वाला यह बतलाता है कि उसे 1000 रुपये प्रतिदिन पर एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है तो प्रवीर को लोभ हो जाता है और वह उस सौदे को करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि माला का पिता इस पर अपनी आपत्ति प्रकट करता है, लेकिन फिर वह यह कहकर उसको स्वीकार कर लेता है कि अब तो माला प्रवीर की पत्नी बन गई है, वह जो चाहे उससे करवा सकता है। इसके बाद माला काफ़ी बेमन से उस थिएटर में जाती है तो वहाँ सनातन को पाती है। निश्चित समय पर सनातन और माला अपना कार्यक्रम देने के लिए आते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठे प्रवीर को पाते हैं। तब वे दोनों बीच बीच में मंच पर धुआं और रंग करने वाले यंत्र से पूरे थिएटर में धुआं धुआं कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। प्रवीर और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद नागी कबीला के सरदार और प्रवीर एक तांत्रिक को एक नाग से सनातन को डसवा कर जान लेने के लिए तैयार करते हैं। माला इस बात की जानकारी सनातन को देते हुए उसे उस स्थान से भागने के लिए अपने प्रेम की दुहाई देकर तैयार कर लेती है। इस बीच लौटते समय रास्ते में जब वह उस नाग को देखती है तो उसे लौटने के लिए कहती है। इस पर वह नाग और क्रोधित हो जाता है और माला को ही डस लेता है। इससे माला मरनासन्न हो जाती है। इसके बाद सनातन एक साधु के पास जाता है और माला की ज़िंदगी नहीं बचने की बात करते हुए एक कटार से अपनी जान देने की बात करता है। इस पर साधु उसे भरोसा रखने के लिए कहता है और उसके साथ साथ उस जगह पर जाता है जहाँ माला मरनासन्न अवस्था में पड़ी होती है। उधर स्वर्ग में माला के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए देवता उसे फिर से जिंदगी पाने के लिए आग में कूदने की बात करते हैं, जिसे माला तुरंत मान लेती है। इधर साधु अपने मंत्र और तंत्र के प्रभाव से ऐसी व्यवस्था करता है जिससे वह नाग वापस आकर अपने विष को माला के शरीर से निकाल लेता है और माला की जान बच जाती है। माला की जान आने पर वह सनातन की तरफ बढ़ती है। तभी प्रवीर सामने आकर उस पर अपनी पत्नी होने का हक जमाता है, लेकिन इस बार माला के पिता यानी नागी कबीला के सरदार, जो पूर्व में माला को थिएटर में भेजे जाने से प्रवीर से नाराज था, सामने आकर प्रवीर से कहता है कि तुम्हारी माला मर गई और अब यह माला सनातन की है जिससे यह प्रेम करती है। तब तक सनातन के पिता यानी नागी कबीला के सरदार भी वहां आ जाते हैं और नागी कबीला के सरदार से सारे मतभेद भूल जाने की बात करते हैं। दोनों कबीले में सुलह होता देख प्रवीर और उसके आदमी इन दोनों कबीले वाले को ललकारते हैं। तब दोनों कबीला वाले संयुक्त रूप से प्रवीर और उसके आदियों पर हमला कर उसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं और माला की शादी सनातन के साथ कर दी जाती है। इसके साथ ही इस सिनेमा का अंत हो जाता है।